हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएनडी एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज आपके लिए लेकर आया हूँ वेल्डिंग से कंप्लीट। यहाँ पे आपको नॉलेज मिलने वाली है। एक भी क्वेश्चन जो है आपका इस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा। कंप्लीट कॉन्सेप्ट मैं बताने वाला हूँ, तो मेरे साथ में जुड़ जाएं और वीडियो को जो है लाइक कर दे, शेयर कर दे और कमेंट करके बताओ कितना अच्छा वीडियो आपको ये लगा। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। तो दोस्तों, वैसे तो वेल्डिंग की कई परिभाषा होती है, लेकिन वेल्डिंग की यहाँ पर एक परिभाषा दी गई है जिनमें से एक है वेल्डिंग जो है एक फैब्रिकेशन की एक प्रक्रिया है जो चीज़ों को जोड़ने के काम आती है। वेल्डिंग द्वारा जो है धातुओं और थर्मोप्लास्टिक जोड़े जाते हैं। इस प्रक्रिया से संबंधित टुकड़ों को जो है गर्म करके पिघलाया जाता है और एक फिलर सामग्री पिघलाकर जो है मिलाया जाता है और इस तरीके से एक वेल्डिंग जॉइंट तैयार हो जाता है। अब चलते हैं टाइप्स ऑफ वेल्डिंग की तरफ, जिसमें कि ऑटोजीनियस, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। चूँकि ऑटोजीनियस क्या होते हैं, सॉलिड स्टेट वेल्डिंग होते हैं और नो फिलर मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसके बाद होमोजीनियस जो कि लिक्विड स्टेट होते हैं, ये एक फ्यूजन वेल्डिंग होता है, इसमें पिघलाकर जो है वेल्डिंग जॉइंट बनाया जाता है। सॉलिड इसमें जो है हेट्रोजीनियस में सॉलिड लिक्विड दोनों की बात होती है, जिसमें कि फिलर मटेरियल जो होता है वो डिफरेंट होता है बेस मटेरियल से, जबकि होमोजीनियस में ऐसा नहीं होता। इसमें जो रहता है केमिकल कंपोजिशन फिलर मटेरियल का वो ऑलमोस्ट सेम होता है बेस मेटल से। अब बात करते हैं ऑटोजीनियस वेल्डिंग की, जिसमें कोल्ड वेल्डिंग, फ्रिक्शन वेल्डिंग, डिफ्यूजन वेल्डिंग, फोर्ज वेल्डिंग और रेजिस्टेंस वेल्डिंग आते हैं। इसी के साथ होमोजीनियस में कौन कौन से होते हैं, एक तो आर्क वेल्डिंग, दूसरा केमिकल वेल्डिंग। और हेट्रोजीनियस में जो है हम बात करते हैं सोल्डरिंग की और ब्रेजिंग की। ठीक है, और इसी के साथ में अब बात करते हैं जो कि कोल्ड वेल्डिंग होती है, वो होती है प्रेशर वेल्डिंग, एक्सप्लोसिव वेल्डिंग, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग। ये इसके टाइप्स हो गए। मैं बताना चाहूँगा आपको फ्रिक्शन वेल्डिंग, जिसका तापमान कितना जनरेट होता है, वो होता है 900 डिग्री से 1300 डिग्री सेल्सियस तक। और इसी के साथ जो है रेजिस्टेंस वेल्डिंग का जो टाइप होता है वो होता है स्पोर्ट वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग, प्रोजेक्शन वेल्डिंग, अपसेट बट वेल्डिंग, फ्लैश बट वेल्डिंग और परक्यूशन वेल्डिंग। फ्रेंड्स, मैं आपको ये चीज़ क्लियर बताना चाहूँगा कि इस कंटेंट को मैंने खुद से क्रिएट किया है आपके लिए। हर एग्ज़ाम की दृष्टि से मैंने हर चीज़ का ध्यान रखते हुए यहाँ पे वही कंटेंट डाला है जो आपके हमेशा काम आता है। तो हम यहाँ पर जो है इस वीडियो में जो है मेनली जो वेल्डिंग हमारे पूछी जाती है वही यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। इसी के साथ आर्क वेल्डिंग की अगर बात करें तो ये होती है ACDC वेल्डिंग। ठीक है, SMAW यानी कि शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग। ठीक है, ये जो होता है नोट ध्यान रखें, यहाँ पे मैंने लिखा है आर्क इन फ्लक्स। ठीक है, तो आर्क जो होता है ना वो यहाँ पर फ्लक्स में ही होता है, सबमर्ज्ड। कहने का मतलब ये हो गया। ठीक है, SMAW है ना, सबमर्ज्ड होता है ना। और इनर्ट गेज की अगर बात करें तो इसके जो टाइप्स होते हैं वो होते हैं टिग वेल्डिंग और मिग वेल्डिंग। अब क्या है इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। टिग वेल्डिंग का पूरा नाम जो होता है वो होता है टंगस्टन इनर्ट गेज वेल्डिंग, जिसे हम गेज टंगस्टन आर्क वेल्डिंग भी कहते हैं। और MIG वेल्डिंग जो होता है उसे कहते हैं मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग। और GMAW यानी कि गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, ये इसके दूसरे नाम होते हैं। इसी के साथ और भी एग्जांपल है, जैसे कि प्लाज्मा आर्क, एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग और कार्बन आर्क वेल्डिंग, इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग। ठीक है, अब केमिकल वेल्डिंग की अगर बात करें तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो टाइप दिया गया है वो है गैस टाइप और थर्मिट टाइप, है ना। तो गैस वेल्डिंग और थर्मिट वेल्डिंग यहाँ मैं बताना चाहूँगा, मेंशन है 5000 से 7000 डिग्री सेल्सियस तक जो है आर्क वेल्डिंग का टेम्परेचर होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। अब यहाँ पर देखिए गैस वेल्डिंग के टाइप क्या होते हैं, तो वो होते हैं ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग। ऑक्सीजन जो है वो O2 और एसिटिलीन का हो गया C2H2। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एसिटिलीन का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है C2H2। ऑक्सी हाइड्रोजन वेल्डिंग और एयर एसिटिलीन। ठीक है, मोस्टली हमारे जो बात होती है ज़्यादातर वो ऑक्सी एसिटिलीन पर बात होती है। हेट्रोजीनियस की अगर बात करते हैं तो इसके जो दो टाइप है वो है सोल्डरिंग और ब्रेजिंग। देखिए, सोल्डरिंग जो होता है वो 450 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर की जाती है, जबकि ब्रेजिंग जो होता है वो 450 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के तापमान पर की जाती है। ठीक है, और इसी के साथ में जो है ये चार्ट यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। हाँ, एक चीज़ ध्यान देने लायक है कि आपके जो सोल्डरिंग की बात करते हैं तो इसमें जो फिलर मटेरियल का इस्तेमाल होता है वो होता है सोल्डर, जो कि लेड और टिन के मिक्सचर से बनाया जाता है। और दूसरा जो ब्रेजिंग है वो है बोरेक्स। तो यहाँ पर फ्लक्स के तौर पे जो है बोरेक्स का इस्तेमाल किया जाता है। आगे चलते हैं, तो यहाँ मैंने आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार पूछे जाते हैं, रिमेंबर पॉइंट होते हैं जो कि टेम्परेचर से रिगार्डिंग होते हैं। तो आर्क वेल्डिंग का टेम्परेचर मैंने एज इट इज़ आपको बताया है 5000 से 7000। प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग का टेम्परेचर कितना जाता है 15000 से 18000। रेजिस्टेंस वेल्डिंग का कितना होता है 12000 से इतना होता है। TIG वेल्डिंग जो होता है इसका टेम्परेचर जाता है 3325 डिग्री सेल्सियस। और थर्मिट वेल्डिंग का होगा 2200 डिग्री सेल्सियस। इसी के साथ में MIG वेल्डिंग में कितना 1650 डिग्री सेल्सियस। गैस वेल्डिंग की बात करेंगे तो 3100 डिग्री सेल्सियस। इसमें भी 3 होते हैं, बताऊंगा आगे, अलग अलग फ्लेम की तरह। और साथ ही जो है
इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग की बात करेंगे तो 10,000 डिग्री सेल्सियस, इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग की बात करेंगे तो 1900 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो है इनमें से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप ऑफ फ्लेम्स जो गैस वेल्डिंग में इस्तेमाल की जाती है। 3 टाइप की हम फ्लेम का इस्तेमाल करते हैं, जो कि नेचुरल फ्लेम, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम और कार्बोराइजिंग फ्लेम। तो फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हमने जो है एक वीडियो पहले से क्रिएट कर रखा है, हमारे यूट्यूब चैनल पर है, जो कि वेल्डिंग के क्या क्या इक्विपमेंट्स होते हैं, कंप्लीट लिस्ट मैंने विथ डायग्राम जो है पिक्चर फॉर्म में वहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर रखा है कौन सा पार्ट क्या काम आता है। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपको जो है समझ में आए कि वेल्डिंग में हम कौन सी चीज़ की बात कर रहे हैं। अब इसी तरीके से बात करेंगे कि नेचुरल फ्लेम क्या होती है। तो नेचुरल फ्लेम जो है यहाँ पर आपको एज इट इज़ जैसे कि ये पिक्चर दिखा रखा है, एक कोन तो इनर कोन हो गया, ठीक है, और दूसरा जो है ये आउटर कोन हो जाता है। तो इनर कोन और आउटर कोन, ठीक है। इसी के साथ में सेकंड पॉइंट इसका जो होता है क्वांटिटी ऑफ यूज़ ऑफ गैस, तो कितनी मात्रा में कौन सी गैस इस्तेमाल हो रही है। तो ये रेशियो होता है इनका ऑक्सीजन का एसिटिलीन का, जो कि 1:1 रखा जाता है, मतलब जितनी ऑक्सीजन उतनी एसिटिलीन। टेम्परेचर इनर कोन का कितना होता है 3500 डिग्री सेल्सियस। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, आप ध्यान रखेंगे। और कलर इन इनर कोन क्या होता है, तो वो होता है ब्लू, ठीक है। इनर कोन कैसे बनता है, ठीक है, तो इसके लिए आप यूँ समझ सकते हैं जैसे कि ऑक्सीजन, देखिए ऑक्सीजन मिली होती है किसके साथ में, C2H2 के साथ में। अब इसे हम हीट करेंगे, ठीक है, तो हीट करेंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन जो है वो कार्बन के साथ में एक बॉन्ड बना लेगा और बचेगा हाइड्रोजन, और साथ में जनरेट होगी हीट, तो इससे बनेगा इनर कोन, ठीक है। आउटर कोन बनाएंगे तो क्या होगा, जैसे कि आपको पता है CO बना, H2 बना, हीट, तो देखिए C2H2 और यहाँ पे हीट के तौर पे ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ऐसे ध्यान रख लीजिए ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड हो गए, है ना। अब हीट वापस से करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे CO2 बनेगी, साथ में H2O पानी, और हीट जनरेट होगा, इससे आउटर कोन बनता है, ठीक है। यूज़ कहाँ कहाँ किस मेटल के लिए किया जाता है, माइल्ड स्टील, स्टेनलेस स्टील, कास्ट आयरन, इनके लिए नेचुरल फ्लेम का इस्तेमाल किया जाता है, और भी कहीं होते हैं। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम की बात करेंगे तो इसमें भी 2 कोन होते हैं, जैसे कि एक तो इनर कोन, एक आउटर कोन। अब देख लेते हैं क्वांटिटी गैस यूज़ कितनी होती है, तो ये होती है 1.2 ऑक्सीजन का, जो कि आप देख सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग, तो मतलब कि ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होगी, तो कितनी होगी 1.2 हो जाता है, और एसिटिलीन रखा जाता है 1। इनर कोन टेम्परेचर कितना आता है, इसका टेम्परेचर कितना जनरेट होता है 3200 डिग्री सेल्सियस। तो क्वेश्चन जो है कई बार यही पूछ लिया जाता है कि ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में इनर कोन का टेम्परेचर कितना होता है, तो 3200 डिग्री सेल्सियस। चौथा पॉइंट जो होगा वो होता है कलर ऑफ आउटर जोन, तो ये होता है ब्लू। पहले इनर कोन का जो था नेचुरल में वो होता है अंदर वाला, अब यहाँ आउटर की बात हो रही है तो वो होगा ब्लू, ठीक है। और ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, ब्रास, ब्रॉन्ज, कॉपर, जिंक, इस तरीके से इनके लिए किया जाता है, और भी होते हैं। 6 पॉइंट जो होता है कुछ हद तक जो है जिंक के वाष्पीकरण को दबाने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कार्बोनाइजिंग फ्लेम की अगर बात करेंगे तो इसमें बनते हैं 3 कोन, कौन कौन से, एक होता है इनर कोन, एक होता है इंटरमीडिएट कोन, और एक होता है आउटर कोन, ठीक है। और क्वांटिटी कितनी यूज़ होगी, तो देखिए कार्बोराइजिंग, देखिए कार्बोराइजिंग से समझिए कार्बन, और कार्बन क्या काम आता है, हार्डनेस को बढ़ाता है, ठीक है। तो आप ऐसे समझ लीजिए यहाँ पर जहाँ पे कार्बन ज़्यादा होगा वहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी, ठीक है। तो यहाँ पे रेशियो क्या हो जाएगा, 0.8 जो है ऑक्सीजन, और 1 जो होगा वो होगा इस टू एसिटिलीन। इनर कोन का टेम्परेचर 2900 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने तीनों पॉइंट पे बता दिया इनर कोन का टेम्परेचर किसका कितना कितना होता है, ठीक है। अदर नेम अगर बोले तो इसे कहते हैं रिड्यूसिंग फ्लेम, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम ऑक्सीजन की मात्रा को घटा रहे हैं। अब कलर ऑफ इनर कोन बोलेंगे तो वाइट, मीडियम कोन का होगा रेड, और आउटर जोन का होगा ब्लू, ठीक है। अब 6 पॉइंट जो होता है वो होगा, देखिए मैं जो भी बातें बता रहा हूँ ये पॉइंट सारे आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैंने पॉइंट टू पॉइंट लिखा है। और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को। ये जो है इस्तेमाल की जाती है हार्डनेस को इंक्रीज़ करने के लिए, ठीक है। इसी के साथ में 7 पॉइंट हो गया, स्मोकी और क्वाइट फ्लेम होती है। और 8th पॉइंट जो होता है कहाँ यूज़ होता है, तो मोस्टली सैटेलाइट, मीडियम कार्बन, निकल, इनके लिए और इनके एलॉयज़ के लिए काम में लिया जाता है। तो इस तरीके से तीनों फ्लेम कंप्लीट होता है। अब चलिए हम बात कर लेते हैं पर्टिकुलर एक एक वेल्डिंग के ऊपर क्या क्या डिटेल्स होती है जिनसे आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो पहले मैंने यहाँ पे इंट्रोडक्शन पहले भी दिया है वेल्डिंग का, तो थोड़ी सी एक और परिभाषा में यहाँ पर लिखा हूँ। ये एक जॉइनिंग प्रोसेस है, एज इट इज़ मेटल को जो हीट और प्रेशर दोनों या फिर किसी दोनों का इस्तेमाल करके जो है परमानेंट जोड़ जो है मेटल को जोड़ा जाता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट जो हो गया ऑटोजीनियस, मैंने आपको बताया है। तो ऑटोजीनियस में जो है फिलर मटेरियल का इस्तेमाल नहीं होता है। तो मैंने यहाँ पर जो भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है उनको मैंने हाईलाइट कर दिया है, आप एज इट इज़ देख सकते हैं। और साथ ही जो है आप हमारे जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, यहाँ पर आपको इसका PDF मिल जाएगा।
और इसी के साथ जो है आमतौर पे जो है भराव सामग्री की ज़रूरत नहीं होती, ऑटोजीनियस कहते हैं। अब देखिए इसमें मुख्य बिंदु क्या क्या होते हैं। तो मुख्य बिंदु आपके होते हैं नो फिलर मटेरियल यूज़, ठीक है। हाउ जो है इसकी जो कि फिलर मटेरियल इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो लो कॉस्ट आती है, ठीक है। नो नीड टू ग्राइंडिंग ऑफ वेल्डिंग जॉइंट। देखिए वेल्डिंग जॉइंट जो है ऊपर रेनफोर्समेंट इस तरीके से नहीं बनाता है, एक ऊपरी जो है उभरा हुआ भाग नहीं बनता है, तो इसके कारण जो है आपको ग्राइंडिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है। सिंपल जो है बट जॉइंट लगेगा, ठीक है, और लेप जॉइंट लगता है। ये जो है 2 से 3 की प्लेटों के लिए बहुत ही सूटेबल होता है। इसी के साथ में होमोजीनियस वेल्डिंग जो होती है वो क्या क्या होती है, जो कि भराव सामग्री का उपयोग करते हैं, यानी कि फिलर मटेरियल का इस्तेमाल होगा फ्यूजन कराने के लिए, ठीक है। और इसमें जो है जिसकी धातु की संरचना जो होती है वो बेस मेटल से लगभग समान होती है। एक ही प्रकार की धातुओं को जोड़ने के लिए इस वेल्डिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो होमोजीनियस आप समझ सकते हैं ना, होमोजीनियस की तरह जो है सेम होगा। और फर्स्ट पॉइंट जो इसमें मैंने दिया है, मेंशन किया है, केमिकल कंपोजिशन जो है ऑलमोस्ट सेम होता है बेस मटेरियल से, और मेल्टिंग टेम्परेचर जो है लो होता है फिलर मटेरियल कंपेयर टू बेस मटेरियल से। देखिए अगर ज़्यादा हो जाएगा तो क्या है, धातु पिघल जाएगी और वो सही तरीके से जॉइंट नहीं बन पाएगा। तो मेल्टिंग टेम्परेचर जो रहेगा फिलर मटेरियल का वो बेस मेटल से कम रहेगा, तो आसानी से जो है नॉर्मल इस तरीके से वेल्डिंग किया जाता है। और थर्ड पॉइंट जो होता है नॉन एज फ्यूजन वेल्डिंग भी इसे कहते हैं। ये कौन कौन से जॉइंट लगाने में सक्षम है, तो ये टी जॉइंट, एल जॉइंट, कॉर्नर जॉइंट, एज जॉइंट, ठीक है। और इसके द्वारा बना गया जॉइंट जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। यहाँ मैंने आपको एक जो है पिक्चर प्रोवाइड की है, तो आप देख सकते हैं नोज़ल दिया गया है और साथ जो है कॉन्टैक्ट टिप भी दी गई है, ठीक है, ये वाला। और ये एक इलेक्ट्रोड यहाँ पर आपको दिया गया है, और ये जो है एक नॉन एनर्जाइज्ड जो है कोल्ड कॉन बना है, ठीक है। और इसी के साथ जो है ये एक शिल्डेड गैस यहाँ पे निकली है, और शिल्डेड मेटल यहाँ पर ये हो गया, और साथ ही जो है वेल्डिंग पूल जो है ये बन रहा है आपका, और साथ आर्क यहाँ जनरेट हो गया, और ये आपका वर्क पीस हो जाता है। तो इस तरीके से ये वेल्डिंग होती है पिघलाकर बेड बनाए। तो इसी के साथ में फोर्थ पॉइंट होगा हमारा हेट्रोजीनियस वेल्डिंग। तो हेट्रोजीनियस वेल्डिंग जो होता है इसका उपयोग जो है फ्यूजन वेल्डिंग कराने का ये एक तरीका होता है। धातु कर्म संरचना जो होती है, ठीक है, फिलर मटेरियल का जो है स्ट्रक्चर वो होगा बेस मेटल से काफ़ी अलग। इसमें भराव सामग्री को जोड़ने के दौरान जो है लगाया जाता है, और जो है इसे जो है हेट्रोजीनियस वेल्डिंग कहा जाता है, ठीक है। तो ये एक तरीका होता है अलग अलग मेटल्स को। अब बात करते हैं फोर्ज वेल्डिंग की। तो फोर्ज वेल्डिंग क्या होता है, जिसमें कि धातुओं को एक निश्चित सीमा तक गर्म करके जो है वेल्ड सतहों के डिफॉर्मेशन का कारण बनने के लिए पर्याप्त दबाव के साथ में धातुओं को जोड़ने की प्रक्रिया होती है। तो चलिए मैं आपको एक वीडियो क्लिप दिखाता हूँ, जिससे कि आपको समझ में आएगा कि फोर्ज वेल्डिंग जो है किस तरीके से होती है। फिर इसकी जो प्लेट्स होती है इनको जो है हीट करने के बाद में इतना पीटा जाता है कि ये प्लेट्स जो है आपस में जुड़कर एक डिज़ायर शेप प्राप्त कर लेती है, और वेल्डिंग जो है इस तरीके से कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों बात करते हैं फ्रिक्शन वेल्डिंग की। तो फ्रिक्शन वेल्डिंग जो है सॉलिड स्टेट वेल्डिंग का एक वर्ग होता है, कैटेगरी होता है। इसमें जो है एक तो मूवेबल घटक होता है, पार्ट होता है, और दूसरा जो है फिक्स रखा जाता है, और इनके बीच में यांत्रिक घर्षण द्वारा जो है गर्मी उत्पन्न की जाती है, और एक अपसेट नामक जो है लेटरल फोर्स लगाकर जो है इसको प्लास्टिक डिफ्यूजन करवाते हुए जो है फ्यूज़ करते हुए जो है वेल्डिंग जॉइंट बना दिया जाता है। तो चलिए मैं आपको एक वीडियो क्लिप दिखाता हूँ, जिससे आपको समझ में आएगा। पार्ट को फिट किया जाएगा, उसके बाद में मशीन को पास में लाया जाता है टेल स्टॉक को, फिर इनके बीच में जो है एक चक को घुमाते हुए मूविंग पार्ट जो है फ्रिक्शन पैदा करेगा, और इसके बाद जो है पार्ट्स के बीच में घर्षण पैदा होता है, जिससे कि एक वेल्डिंग बिट जो है वो तैयार हो जाएगा। है स्पोर्ट वेल्डिंग। फ्रेंड्स यहाँ एक मिस्टेक हुआ है, ये नंबरिंग गलत हो गया है। ये एक रेजिस्टेंस वेल्डिंग, जैसा कि आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर, ये जो है इसका एक टाइप होता है। तो स्पॉट वेल्डिंग की जब बात करते हैं तो ये जो है एक इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग की प्रक्रिया होती है, जिसमें 2 इलेक्ट्रोड के बीच में जो है एक ओवरलैप धातु को जोड़ती है, ठीक है। और साथ ही जो है इलेक्ट्रोड के वर्कपीस को जो है स्क्वीज द्वारा जो है दबाव लागू किया जाता है, ठीक है। दबाव करते हुए जो है प्रतिरोध धातु के मध्य जो है वेल्डिंग करंट को पारित करने से गर्मी उत्पन्न होती है, और एक वेल्डिंग जॉइंट बना दिया जाता है। तो चलिए देखते हैं ये किस तरीके से हो रहा है। तो टिपिकली जो है मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, वो होता है स्टेनलेस स्टील और एल्यूमिनियम, ठीक है। 0.5 से 3 mm की थिकनेस वाली की रेंज में जो शीट्स होती है उनको जोड़ने के लिए। और ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए स्पॉट वेल्डिंग के बारे में ये चीज़ ध्यान रखें। अब आप जैसे कि देख सकते हैं, ये जो है यहाँ पर आपको
ये कॉपर के इलेक्ट्रोड दे रखे हैं और यहाँ से जो है ये इलेक्ट्रिक करंट इन जो है इलेक्ट्रोड्स को दिया जाता है। ऊपर से प्रेशर लगाया जाता है, बीच में जो है ये वर्क पीस प्लेट लगी रहती है, जिससे कि भी जो है रेजिस्टेंस क्रिएट होता है और वेल्डिंग जॉइंट लग जाता है एक किसी पॉइंट पर पर्टिकुलर। ठीक है, इसी के साथ में जो नेक्स्ट पॉइंट होता है वो होता है सीम वेल्डिंग। सीम वेल्डिंग जो होता है एक सतत रूप से यानी कि कंटिन्यूस रूप से जो है एक समान भिन्न भिन्न सामग्री के बने हुए धातु टुकड़ों को जोड़ने के लिए, मतलब ये जो है अलग अलग धातु टुकड़ों को जोड़ सकती है। और इसके लिए जो है हम प्रतिरोध सीम वेल्डिंग और घर्षण सीम वेल्डिंग दो तरीके से जो है इसको कैटेगराइज कर सकते हैं सीम वेल्डिंग को। अब बात करते हैं नोट की, जो कि आपके क्वेश्चन में कई बार पूछा जाता है। तो वेल्डिंग का उपयोग जो है इस प्रकार की जो है शीट मेटल फैब्रिकेशन में गैस या द्रव तंग जोड़ों को जो है जोड़ने के लिए किया जाता है। ठीक है, और सेकंड पॉइंट जो है मोटर वाहनों के लिए जो है स्टील ईंधन टैंक यानी कि फ्यूल टैंक है ना स्टील के, वो बनाने के लिए है ना वहाँ पर जॉइंट लगाया जाता है इसका। और इसी के साथ जो है इसका उपयोग जो है टिन के डब्बे, स्टील के ड्रम, घरेलू रेडिएटर, इनमें भी किया जाता है। अब बात करते हैं ये जो है इसका दूसरा नाम जो है कंटिन्यूस स्पोर्ट वेल्डिंग। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने रेड लाइन किया है तो ये ध्यान रखें कि ये क्वेश्चन आपके कई बार क्वेश्चन में मतलब पेपर में पूछा जाता है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है ये वर्कपीस लगा रखे हैं, ये आपको ये रोलर लगा रखे हैं जिससे कि ये जो है वेल्डिंग कंटिन्यूसली चलती जाएगी। और इन रोलर को जो है ये अपर इलेक्ट्रोड व्हील कहते हैं और नीचे वाले को बोलते हैं लोअर इलेक्ट्रोड व्हील। ठीक है, और ये जो है आपका एसी पावर सप्लाई यहाँ से दी जाती है। ठीक है, और इसमें स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट भी दिया जाता है। वर्क पीस मेटल जो है इस तरीके से सीम वेल्डिंग कर दिया जाएगा, है ना। अब बात करते हैं प्रोजेक्शन वेल्डिंग की। तो प्रोजेक्शन वेल्डिंग जो है प्रतिरोध वेल्डिंग यानी कि इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग का एक रूप होता है जो दो या दो से अधिक भागों को जो है जोड़ने के लिए विद्युत प्रवाह का उपयोग करता है। ठीक है, और इसके लिए जो है विशिष्ट बिंदुओं को संपर्क अधिक मात्रा में मिलाने के लिए डिज़ाइन किया गया। मतलब स्पॉट वेल्डिंग को अगर अलग अलग पॉइंट पर एक साथ किया जाए तो उसे हम प्रोजेक्शन वेल्डिंग कहते हैं। तो देखिए मैं आपको जो है एक क्लिप दिखाऊंगा, इससे आपको जो है क्लियरली समझ में आ जाएगा कि प्रोजेक्शन वेल्डिंग जो है किस तरीके से होता है। तो ये यहाँ पे मैंने इसका डायग्राम दिया है। हम पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। तो प्रोजेक्शन वेल्डिंग जो है ऑल्सो नोन एज मल्टी स्पॉट वेल्डिंग कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार आपके क्वेश्चन में पूछा जाता है, या तो सीम वेल्डिंग का कंटिन्यूस स्पॉट वेल्डिंग और मल्टी स्पॉट है तो प्रोजेक्शन वेल्डिंग। इसका प्रिंसिपल जो है Q=I²RT के प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। ठीक है, और फॉर्मूले पर बेस्ड होगा। नो इंडेंटेशन यानी कि देखिए अगर कंटिन्यूसली जो है यहाँ पर बिल्कुल एक जैसी जो अगर प्लेट लगी हुई है तो यहाँ पर जो है बेंडिंग की कोई दिक्कत नहीं आती है और सारे पॉइंट जो है एक समान रूप से ज्वाइंट होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं यूज़ ऑफ थिक शीट। ठीक है, तो ये जो है मोटी शीट्स को ज्वाइंट करने के लिए काम में लेते हैं, अलग अलग शीट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं मटेरियल की। और फोर्थ पॉइंट 6 पॉइंट जो होगा वो होगा वेल्डिंग क्रिएटेड बाय द इंटरनल रेजिस्टेंस। तो देखिए एक बात बता दूं, यहाँ पे प्लेट्स को अगर गर्म करना है तो करंट का इस्तेमाल करते हैं, बट जो वेल्डिंग आर्क जनरेट होता है मतलब यहाँ पर जो है वेल्डिंग बनेगा, ठीक है, वो होगा इंटरनल रेजिस्टेंस के द्वारा। कैसे होगा, तो शीट 1 के जो एटम होंगे वो देखिए, अब देखिए मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, ये जो आपको जो है अंदर की तरफ दबे हुए भाग है तो ऊपर से जो है यहाँ पर एक बार लगी रहती है जो इनको नीचे की तरफ धकेलती है, और नीचे जो फ्लैट बार लगी रहेगी तो वो जो है इसको अपोज करती है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही है, जो शीट 1 के एटम है वो शीट 2 की तरफ जो है मतलब फोर्स लगाएंगे, बट जो है शीट 2 जो है वो लगाएगी शीट 1 का उस प्रेशर को जो है यहाँ पर अपोज करेगी। तो इससे क्या इंटरनल रेजिस्टेंस क्रिएट होता है और एक वेल्डिंग जॉइंट क्रिएट होना शुरू हो जाता है, और धारा जो है इसमें मदद करती है मेटल पार्ट को गर्म करने में। आप देख सकते हैं ऊपर जो है आपके मूवेबल आर्म होती है, नीचे जो है फिक्स आर्म रहती है, ऊपर से प्रेशर लगाया जाता है। यहाँ पे वर्कपीस ये लगा हुआ है, कॉपर की जो है प्लेट्स का इस्तेमाल किया जाता है, और यहाँ से जो है पावर करंट सोर्स द्वारा जो है एसी करंट दिया जाता है। तो इस तरीके से जो है आर्क जनरेट मतलब जो है आपका यहाँ पर प्रोजेक्शन वेल्डिंग हो जाता है। इलेक्ट्रिसिटी जो है ओनली हीट और वर्कशीट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, हीट करने के लिए वर्कशीट्स को। ठीक है, तो इस तरीके से प्रोजेक्शन वेल्डिंग कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं डिफ्यूजन वेल्डिंग की। तो डिफ्यूजन वेल्डिंग जो होता है ये भी एक सॉलिड स्टेट वेल्डिंग की टेक्निक होती है। इसका इस्तेमाल जो है धातु को काम में लिया जाता है जो समान और भिन्न हो सकती है। तो देखिए मैं यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि ये बेस मेटल दे रखा है, ये भी बेस मेटल, बीच में जो है इंटरलेयर दे रखा है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो अपर रेम होता है और एक होता है लोअर रेम, तो यहाँ से है ना बहुत ही ज़्यादा हाई प्रेशर से इनको दबाया जाता है और करंट फ्लो कराने के कारण जो है एक मेटालिक बॉन्ड बन जाता है। तो इस तरीके से डिफ्यूजन वेल्डिंग जो होता है, ठीक है, इसे सॉलिड स्टेट डिफ्यूजन वेल्डिंग के सिद्धांत पर भी कार्य करता है। इसको यूँ समझ सकते हैं, क्वेश्चन जो बनता है वो होता है मेटल को गर्म करने पर जो है परमाणुओं का हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ जो है वेल्डिंग होती है। ठीक है, तो ये परमाणु जो है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा। ठीक,
तो प्रेशर वेल्डिंग जो है नेक्स्ट हमारा 9th पॉइंट होता है, जो कि दबाव वेल्डिंग जो होती है उसे कहते हैं कि भी धातु के वर्कपीस के जुड़ने वाले खंड को गर्म करके जो है दबाव से उन्हें जोड़ने की एक विधि होती है। ठीक है, तो इसे हम प्रेशर वेल्डिंग कहते हैं। ये एक सॉलिड स्टेट वेल्डिंग का एग्जाम्पल है कोल्ड वेल्डिंग का, जैसा मैंने आपको बताया। दबाव वेल्डिंग जो है विधियों के लिए एक सामान्य शब्द है जो जुड़ने वाले खंडों पर यांत्रिक दबाव लगाकर वर्कपीस को जोड़ देते हैं। जैसा कि आप एग्जाम्पल देख सकते हैं यहाँ पर कि भाई ये 2 रोड दे रखी है, इन दोनों के जो है सिरे हमने गर्म कर रखे हैं और आपस में दोनों तरफ से इतना प्रेशर लगाया जा रहा है कि यहाँ पर जो है ये दोनों इसके पिघले हुए मेटल आपस में जोड़ के जो है एक वेल्डिंग जॉइंट बना लेते हैं, इसलिए इसे जो है प्रेशर वेल्डिंग कहते हैं। अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग जो होती है वो भी एक सॉलिड स्टेट वेल्डिंग होती है। इस सामग्री जैसे कि धातु और प्लास्टिक बिना पिघले जोड़ते हैं। अब ये कैसे होता है, तो अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग में जो है उच्च आवृत्ति यांत्रिक कंपन यानी कि वाइब्रेशन, हाई फ्रिक्वेंसी के जो है इनको शामिल करने वाले भागों को स्थानांतरित किया जाता है। मतलब इतनी फ्रिक्वेंसी के जो है हम वाइब्रेशन पार्ट्स को देते हैं जो हिस्सों को एक दूसरे पर फिसलने का कारण बनता है और इससे एक वेल्डिंग जॉइंट बनता है। अब देखते हैं ये कैसे काम करता है। तो कुछ रिमेम्बरिंग पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि ये जो है सॉलिड स्टेट प्रोसेस होता है। फिलर मटेरियल की ज़रूरत नहीं होती है, फ्लक्स की ज़रूरत नहीं होती, नो एक्सटर्नल हीट की, मतलब बाहर से किसी हीट की ज़रूरत नहीं होती, और फ्रिक्वेंसी और प्रेशर का इस्तेमाल किया जाता है इस विधि में। और फ्रिक्शन जो होता है ऑलमोस्ट 35% to 50% होता है। अब चलिए देखते हैं कि ये करता कैसे है। देखिए मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा फ्रीक्वेंसी। जैसे मान लीजिए फ्रीक्वेंसी कितनी है, 60 हर्ट्ज़ की है। ठीक है, तो ट्रांसड्यूसर क्या करेगा कि भी जो फ्रीक्वेंसी है उसको बढ़ा देगा। ठीक है, 10,000 20,000 तक, है ना। और इसके बीच में जो है यहाँ पर ट्रांसफार्मर रखता है जो स्टेप अप कर देगा उतना। ठीक है, और इससे साथ में जो है आगे की तरफ ये कपलर लगा रहता है, ऊपर से जो है क्लैंपिंग फोर्स, मतलब फोर्स लगाने के लिए, दबाव लगाने के लिए। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ट्रांसड्यूसर लगा होगा वो क्या करेगा कि भी जो हाई हर्ट्ज होंगे, ठीक है, उससे वाइब्रेशन उत्पन्न होना शुरू हो जाएंगे। तो जो यहाँ पे कन्वर्टर लगा होता है एक, वो इलेक्ट्रिकल, जैसे आप देख रहे हैं ना हर्ट्ज, तो ये एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है जिसको ये मैकेनिकल एनर्जी में बदल देगा। ठीक है, इसे हम कन्वर्टर कहते हैं। ठीक है, और इससे क्या होगा, जो यांत्रिक वाइब्रेशन उत्पन्न होते हैं तो वो वाइब्रेशन जो है वो हम वर्कपीस में जनरेट मतलब भेजते हैं, और ऊपर से जो है एक फोर्स प्रेशर लगाया जाता है जिसके कारण जो है यहाँ पर तो नीचे वाला जो रहता है वो एनविल रहता है, ये पार्ट, और 2 वर्कपीस के बीच में जब अपन वाइब्रेशन को भेजते हैं और एक ऊपर से प्रेशर लगाया जाता है तो उस जगह पर जो है वेल्डिंग हो जाती है। तो इस तरीके से जो है अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग की जाती है। ठीक है, तो ये इसका कंप्लीट प्रोसीजर होता है। अब बात करते हैं एक्सप्लोसिव वेल्डिंग की। तो एक्सप्लोसिव वेल्डिंग में करना क्या होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं पिक्चर में, तो यहाँ पर देखिए ये एक बेस मेटल है। ठीक है, और यहाँ पर जो है ये एक क्लैड लेयर होता है। ठीक है, और इसके ऊपर जो है एक्सप्लोसिव लेयर होता है, मतलब इस लेयर को जो है हमें इस बेस मेटल के साथ में जोड़ना होता है। तो हम क्या करते हैं, ऊपर एक्सप्लोसिव लेयर जो होती है तो उसको हम धीरे धीरे जलाना शुरू करते हैं। जब जलाते हैं तो एक प्रेशर जो रहेगा वो मतलब जो है यहाँ से नीचे, ये बीच में से यहाँ से क्या निकलेगी, प्लाज्मा गैस। तो वो गैस एक्सप्लोसिव की जो जलने के बाद में यहाँ से निकलती है, तो ये लेयर जो है वो गैस के निकलने के साथ साथ जो है जुड़ती चली जाती है, और इस तरीके से एक्सप्लोसिव वेल्डिंग होता है। ठीक है, तो विस्फोटक वेल्डिंग, जैसे कि एक्सप्लोसिव वेल्डिंग बोलते हैं, तो एल्यूमिनियम से तांबा, एल्यूमिनियम से कार्बन स्टील, एल्यूमिनियम से स्टेनलेस स्टील, अत्यंत ऐसे भिन्न भौतिक गुणों वाले जो है सामग्री को जोड़ने के लिए काम में लिया जाता है। इसे जो है सॉलिड स्टेट वेल्डिंग की प्रक्रिया होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं आर्क वेल्डिंग की। तो आर्क वेल्डिंग जो है एक प्रकार की वेल्डिंग प्रक्रिया है जो मतलब फ्यूजन टाइप की हो गई है। ठीक है, जो धातुओं को पिघलाने और जोड़ने के लिए गर्मी पैदा करते हैं, और इलेक्ट्रिक आर्क के द्वारा जो है इसका वेल्डिंग जॉइंट होता है। तो जैसा कि आप डायग्राम देख सकते हैं, यहाँ पर ये हमें इलेक्ट्रोड दिया गया है, ये वर्कपीस है, वर्कपीस के साथ में जो है एक अर्थिंग लगी हुई है। ठीक है, और यहाँ पर जो है आपका ये केबल लगा हुआ है, और वेल्डिंग बीड यहाँ पर ये तैयार किया जा रहा है। सोर्स जो हमने पावर का लिया वो AC लिया हुआ है, और ये जो है हमारी वेल्डिंग मशीन है। तो देखिए ऊपर जो है हम यहाँ पर माइनस चार्ज रखते हैं कैथोड का। ठीक है, और नीचे जो चार्ज रखते हैं वो हम एनोड का, मतलब पॉजिटिव रखते हैं, स्टेट पोलैरिटी मैक्सिमम, है ना। किसी किसी पर हम जो है रिवर्स पोलैरिटी का इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पर हम नीचे वर्कपीस को कैथोड रखते हैं और ऊपर जो है एनोड एनोड रखते हैं पॉजिटिव का। ठीक है, तो ये एक बात होती है यहाँ पर। अब TIG वेल्डिंग और MIG वेल्डिंग को मैंने यहाँ पर एक साथ जो है कैटेगराइज कर दिया है। तो TIG वेल्डिंग जो कि टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग होती है, इसको हम जो है GTAW मतलब कि गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग से भी जानते हैं। MIG वेल्डिंग की बात करें तो मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग है, ऑल्सो हम इसे जो है GMAW यानी कि गैस मेटल आर्क वेल्डिंग के नाम से भी जानते हैं। सेकेंड पॉइंट हो गया, इट इज़ प्रोड्यूस द वेल्ड विथ ए नॉन कंज्यूमेबल टंगस्टन इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो देखिए TIG वेल्डिंग जो होता है
बेसिकली हम जो है इनर्ट गैस वेल्डिंग का ही टाइप होता है। तो यहाँ पर जो है जो आपका इलेक्ट्रोड होता है वो नॉन कंज्यूमेबल होता है, टंगस्टन का बना होता है, जबकि एमआईजी वेल्डिंग जो है एक कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड वेल्डिंग होती है। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रोड को कंज्यूम किया जाता है इस वेल्डिंग में। और इन दिस वेल्डिंग जो है पावर सोर्स जो लिया जाता है वो डीसी लिया जाता है स्ट्रेट पोलैरिटी में। तो जैसा कि मैंने बताया स्ट्रेट पोलैरिटी में इलेक्ट्रोड जो रहेगा वो नेगेटिव और वर्कपीस जो है पॉजिटिव। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि प्लस चार्ज के पास में नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो इसीलिए इसे क्या बोलेंगे, स्ट्रेट पोलैरिटी। ठीक है, अब यहाँ पर बोल सकते हैं कि एमआईजी वेल्डिंग जो है मोर सूटेबल होता है थिक मटेरियल के लिए। तो जैसे कि अगर यहाँ पे थिक मटेरियल है तो टिक वेल्डिंग जो होती है वो होगी आपका जो कि थिन मटेरियल होता है पतले मटेरियल के लिए। साथ ही जो टिक वेल्डिंग की बात करें तो ये स्टेनलेस स्टील, एल्यूमिनियम, निकल एलॉय, मैग्नीशियम, कॉपर, ब्रास, ब्रॉन्ज एंड इवन गोल्ड, इनकी वेल्डिंग के लिए टिक वेल्डिंग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और एमआईजी वेल्डिंग में जो है हम नॉन फेरस सच एज एल्यूमिनियम, ठीक है, जो फेरस मटेरियल नहीं है, जिनमें लोहे की मात्रा नहीं है, स्टील, उनके लिए एमआईजी वेल्डिंग इस्तेमाल होता है। इनर्ट गैस के तौर पे हम आर्गन गैस या हीलियम गैस का करते हैं, मोस्टली आर्गन गैस। और जबकि जो है इसमें भी हम एमआईजी वेल्डिंग में आर्गन गैस का इस्तेमाल होता है। ड्यू टू वेल्डिंग मेथड जो है इसे समटाइम्स जो है वायर वेल्डिंग भी कहते हैं। ठीक है, 6 पॉइंट हो गया। टीआईजी वेल्डिंग मोर सूटेबल है थिन मटेरियल के लिए, मैंने आपको बताया। और कांस्टेंट वोल्टेज के लिए जो है हम यहाँ पे डायरेक्ट करंट पावर सोर्स मोस्टली कॉमनली इस्तेमाल करते हैं जीएमएडब्ल्यू में, बट कांस्टेंट करंट सिस्टम के लिए जो है हम अल्टरनेटिंग करंट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो अगर वोल्टेज अगर अच्छा चाहिए तो उसके लिए डीसी, और जबकि करंट के लिए तो अल्टरनेटिंग करंट की बात करते हैं। तो टीआईजी वेल्डिंग में एक टॉर्च होता है, एक हैंडल होता है, और इसके बीच में जो वर्कपीस के बीच में आर्क जनरेट करते हैं। यदि आपको मेटल फिल करना है तो एक मेटल फिलर का इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके से, और कंप्लीटली जो है आप देख सकते हैं ये टीआईजी वेल्डिंग होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बेड बनता जा रहा है, और ये जो है यहाँ पर एमआईजी वेल्डिंग कंप्लीट हो जा रही है। तो अब बात कर लेते हैं गैस वेल्डिंग की। तो गैस वेल्डिंग एक फ्यूजन प्रकार की वेल्डिंग है। ठीक है, और इसमें जो है विकसित गर्म लो वेल्डिंग जो है प्रक्रिया के लिए गैसों जैसे कि ऑक्सीजन और एसिटिलीन का संयोजन का उपयोग किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक आपके लिए इमेज रखी है। तो ब्लैक सिलेंडर हमारा जो है यहाँ बताता है ऑक्सीजन का, और ये जो मरून या फिर रेड कलर का जो सिलेंडर है ये एसिटिलीन सिलेंडर होता है। इसके ऊपर प्रेशर रेगुलेटर लगे रहते हैं जो कि कितने प्रेशर के साथ में जो है यहाँ पर गैस निकल रहा है। ठीक है, और इसी के साथ में ये जो पाइप लगे रहते हैं इन्हें बोलते हैं होस पाइप। ठीक है, और जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं ये एक आपको नोज़ल, और यहाँ यूँ कहे तो एक टॉर्च लगा हुआ है। ठीक है, तो वेल्डिंग टॉर्च जो होता है वो ये वाला होता है पोर्शन, और इसके अंदर जो है निडल वाल्व लगा रहता है। ठीक है, और यहाँ से देखिए ये नोज़ल द्वारा जो है यहाँ से फ्लेम निकलती है। फ्लेम के बारे में मैंने ऊपर आपको वैसे भी डिटेल दे चुका हूँ। और ये हमारा वर्क पीस होता है। तो एक ये वर्क पीस ए है और ये बी है, तो इन दोनों को जो है बट वेल्ड जॉइंट जो होता है, ठीक है, वैसे हम बीच में वेल्डिंग कर दे रहे हैं, और ये जो है वेल्डिंग पोर्शन यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है गैस वेल्डिंग की जाती है। अब बात करते हैं ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग, जो गैस वेल्डिंग का एक प्रकार है। तो ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग जो है उच्च तापमान की लो प्रदान करने के लिए, हाई टेम्परेचर के लिए ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग का इस्तेमाल करते हैं। इसमें जो ऑक्सीजन और एसिटिलीन का संयोजन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और धातु को वेल्ड और काटने के लिए जो है ईंधन गैसों और ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं जैसा कि यहाँ पर आपको दिया है थर्मिट वेल्डिंग के बारे में 17 पॉइंट। तो देखिए थर्मिट वेल्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, तो ध्यान रखिएगा। तो थर्मिट वेल्डिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जो धातुओं के बीच संयोजन उत्पन्न करने के लिए एक एक्जोथर्मिक प्रतिक्रिया से गर्मी का उपयोग करते हैं। देखो जो एक्जोथर्मिक प्रक्रिया होती है रिएक्शन, ठीक है, ये जो होता है हीट का प्रसार करने वाली चीज़ बात होती है। ठीक है, ऊष्माक्षेपी जिसे कहते हैं, और एक होता है ऊष्मा को एब्जॉर्ब कर ले, है ना, ऊष्मा शोषी उसे कहते हैं। ठीक है, तो ये जो नाम पड़ा है आपके थर्माइट यानी कि एल्यूमिनियम और Fe3O4, ठीक है, आयरन ऑक्साइड, तो इससे मिलकर जो है थर्माइट का मतलब निर्माण होता है। और ये जो है धातु के ऑक्साइड और कम करने के लिए जो है एजेंटों का उपयोग, एजेंटों के बीच जो है प्रतिक्रिया को दिया गया सामान्य नाम होता है। ठीक है, तो देखिए एजेंट क्या होते हैं मैं आपको आगे बताऊंगा। तो आप यूँ समझ सकते हैं कि एल्यूमिनियम और आयरन ऑक्साइड जो होता है ये मिलाकर जो है थर्माइट बनता है, मेन इंपॉर्टेंट हो गया। तो
थर्माइट मिश्रण में धातु के ऑक्साइड होते हैं जिनमें मिक्सचर की कम गर्मी होती है और धातु को कम करने वाले एजेंट होते हैं। जब ऑक्सीकरण होता है तो गठन की मतलब कि मिक्सचर की जो है उच्च गर्मी होती है। तो देखिए, मैं यहाँ पर आपको एक इक्वेशन से मैं ये बात आपको समझाता हूँ कि ये जो एजेंट वर्ड आ रहा है तो इसका मतलब क्या है। एजेंट जो होता है टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए काम में लिया जाता है। तो और एजेंट के रूप में जो है हम जो है बेरियम का इस्तेमाल करते हैं। तो प्रतिक्रिया उत्पादों के लिए जो है गठन की अतिरिक्त गर्मी वेल्ड करने के लिए ऊर्जा का स्रोत प्रदान करती है। तो इक्वेशन समझ सकते हैं कि एल्यूमिनियम और Fe3O4 है ना। तो इससे क्या होगा, एल्यूमिनियम जो अपना है Fe2O3 ठीक है बन जाएगा और एल्यूमिनियम जो है वो अलग हो जाएगा और साथ में जो है हीट निकल जाती है। तो ये हीट कितने डिग्री सेल्सियस होगा, तो वो है 3000 डिग्री सेल्सियस। आप सोच के देखिए कि भाई ये जो एल्यूमिनियम होता है ना, ये होगा कास्टिंग के रूप में इस्तेमाल, ठीक है। और Fe2O3 जो है वो स्लैग के रूप में काम में लिया जाता है, मतलब बनता है। अब इसका रेशियो क्या होता है, ये क्वेश्चन फ्रेंड्स कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो ध्यान से याद रखिएगा, रटने की जरूरत नहीं, मैं बताता हूँ कैसे करना है। देखिए, एल्यूमिनियम और आयरन, ठीक है। एल्यूमिनियम एक स्लैग है और आयरन जो है कास्टिंग के लिए इस्तेमाल होता है। तो सीधी सी बात है, कास्टिंग तो हम ज़्यादा ही रखेंगे, एल्यूमिनियम को स्लैग को कम रखते हैं। तो 1:3। अगर आपसे पूछा जाए आयरन और एल्यूमिनियम का रेशियो क्या है, तब भी आप याद रखिए कि आयरन जो है वो 3 रहेगा और एल्यूमिनियम 1 रहेगा, क्योंकि स्लैग कम होना चाहिए, ऐसे ध्यान रखिए। और यूज़ ऑफ एजेंट फॉर डू रिएक्शन क्विक, मतलब एजेंट जो है रिएक्शन को क्विक काम करने के लिए काम में लिया जाता है, ठीक है ना, फास्ट करने के लिए। और बेरियम जो है पेरोक्साइड विदिन 30 सेकेंड के अंदर जो है, ठीक है, टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देते हैं 1500 डिग्री सेल्सियस से 3000 डिग्री सेल्सियस तक, इतना हीट प्रोड्यूस कर देता है टेम्परेचर बढ़ाकर। और इसमें जो है इलेक्ट्रिसिटी का, देखो यहाँ जो है एडवांटेज यही है कि इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। और जनरली यूज़ फॉर जॉइंट शाफ्ट रेल रोड्स ब्रोकन मशीन पार्ट्स। तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं कि सबसे ज़्यादा जो है कहाँ इस्तेमाल होते हैं, तो रेल रोड्स का पर जो है इस्तेमाल करते हैं। ट्रैक्स को क्रैक से मतलब आने के बाद में, टूट जाने के बाद में जो है वहाँ पर जोड़ सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर मैं आपको ये एक इमेज दिखा रहा हूँ जिससे आप समझ सकते हैं। तो देखिए, ये एक क्रूसिबल होता है, ठीक है। और इसके अंदर जो है ये एक तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड स्लैग होता है, इसके नीचे मोल्टन आयरन होता है। अब आप देख सकते हैं कास्टिंग के रूप में जो यहाँ पर ये वाला केस बचा है, ठीक है, इसे कहते हैं स्लैग बेसिन। यहाँ पर स्लैग इकट्ठा हो जाता है और एल्यूमिनियम जो है वो नीचे चला जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये फीड करने के लिए एक सिस्टम मतलब दिया जाता है। अब देखते हैं कि वे आगे क्या है। तो यहाँ चारों ओर जो है यहाँ पे सैंड भरी रहती है, ठीक है। और ये जो पोर्शन है आपका, ये होता है सेक्शन ऑफ वेल्ड, है ना, जिसको वेल्ड करना होता है, ठीक है। और साथ ही जो है यहाँ पर एक स्पेस दिया जाता है, तो ये जो स्पेस होता है फॉर मोल्टन मेटल के लिए। तो ये चारों ओर जो है भर जाएगा, ठीक है। और इससे जो है वेल्डिंग जॉइंट तैयार हो जाएगा और जो गैस हीट बचेगी, ठीक है, वो हीटिंग गेट से बाहर निकल जाएगा। ये पोर्शन को बोलते हैं रनर। और इसके ऊपर जो ये पोर्शन दिया गया है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसे राइजर कहते हैं, ताकि अगर मोल्टन मेटल भरे तो हमें पता चल जाए और स्लैग के साथ में इधर मिल जाए, ठीक है। और इसी के साथ जो है मान लीजिए पटरी है दोनों, और इसके बीच में हमें मोल्टन मेटल भरना है। तो इस तरीके से जो है ये पूरा का पूरा केस होता है और ऊपर से जो है भर दिया जाएगा। हाँ, यहाँ पर हाई टेम्परेचर जनरेट होगा, इसके लिए जो है यहाँ इसके जो है चारों ओर मतलब एक ऐसा एलिमेंट मतलब पार्ट लगा रहता है जो एनर्जी मतलब उस टेम्परेचर को एब्जॉर्ब कर लेगा, इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरह से थर्मिट वेल्डिंग जो है कंप्लीट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, एंड तक मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपको ये वीडियो मेरा बहुत अच्छा लगता है या फिर ये कहीं से भी आपको हेल्पफुल हुआ है, तो आप जो है प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। और जो मैंने वीडियो आगे बनाई है इससे रिगार्डिंग, उनको भी आप देखें ताकि आपको एग्ज़ाम का परफेक्ट आइडिया लग जाए, ठीक है। और लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दे दूँगा। जय हिंद, जय भारत।